वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। काफी लंबे समय के बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पार्ट ए से चैप्टर 5 तक कंप्लीट, यूनिट 5 तक कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर 6 हमारा कंटिन्यूएशन में था। स्टाफिंग बुक है हमारी, सुभाष दे सर की बुक। तो इसमें से हमने क्या कुछ कंप्लीट कर लिया था, आइए एक बार देखते हैं, उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में था। उसके एक दो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए थे। उन्हीं स्टेप्स को कंटिन्यूशन में देखते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद अपनी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। होप सो कि आपको स्क्रीन क्लियर है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। अनीस? यस सर सर यस। ठीक है। देखिए, चैप्टर 6 हमने जो स्टार्ट किया था, उस चैप्टर 6 में हमने कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग ये हमने पढ़ लिया था। कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सेकंड हमने पढ़ लिया था स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसका कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। थर्ड हम पॉइंट थे स्टाफिंग प्रोसेस पर थे। और स्टाफिंग प्रोसेस में हमने दो या तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अगर उन पॉइंट्स के बारे में चले, तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था स्टाफिंग प्रोसेस में, वो था हमारा पॉइंट नंबर, फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो था हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। और इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि भाई हमें ये जरूर देखना है, जब भी मैन पावर को हम एस्टिमेट करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं, तो ये देखते हैं कितने लोग काम पर लगे हुए हैं और कितने लोगों की और जरूरत है, या कितने लोगों की और रिक्वायरमेंट है। तो इन दो एनालिसिस को हमने जाना था, एक तो वर्क लोड एनालिसिस के नाम से और एक वर्क फोर्स एनालिसिस के नाम से। वर्क लोड एनालिसिस में हमने इस बात की असेसमेंट की थी कि भाई नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हमें रिक्वायर्ड है। और वर्क फोर्स एनालिसिस में हमने ये बात देखी थी कितने लोग ऑलरेडी काम पर लगे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। इन दोनों के पॉइंटों के बाद हमने बात किया था रिक्रूटमेंट पर। और रिक्रूटमेंट में बेसिक हमने एक बात डिस्कस की थी कि रिक्रूटमेंट जो है कि पॉजिटिव प्रोसेस है। ये काफी सारे लोगों को इनवाइट करवाता है अप्लाई करवाने के लिए किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए। और जो भी जॉब का डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, वो कैंडिडेट को बताता है, कैंडिडेट के प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग वो मैच करता है। और रिक्रूटमेंट को हम बेसिकली यही एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं कि ये प्रोसेस है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेट करता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस हमने माना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी हमने कहा था कि भी इसके बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं हमसे, तो इसके स्टेप हमने देखे थे, चार स्टेप। जिनमें पहला स्टेप हमने देखा था कि भाई डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई क्या होंगे, कहाँ जो असेसमेंट होगी उनकी वैलिडिटी क्या होगी, मोस्ट सुटेबल सोर्स का कौन कौन से होंगे, और एप्लीकेशन जो है वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट से वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई करवाई जाएंगी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था रिक्रूटमेंट का, वो हमने पढ़ा था टू रिक्रूट द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। जो पूल मतलब एक पॉन्ड होता है तालाब की तरह, एक मतलब एक लमसम अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स को क्रिएट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना था, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन पर हम थे, सिलेक्शन के बारे में हमने बात करनी थी। सिलेक्शन को हमने बेसिकली समझने के पर्पज से ये बताया था कि भाई सिलेक्शन जो होती है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। ये नेगेटिव प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो ठीक इससे पहले का जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, रिक्रूटमेंट, उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं फॉर द पार्टिकुलर जॉब। लेकिन उनमें से जो सुटेड होते हैं, बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। और उन कैंडिडेट्स के साथ हम अपना फर्दर उन प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। उन नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जॉब के लिए हैं, उनमें से बेस्ट पर्सन जो है उसको आइडेंटिफाइड करने का प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है। यानी कि बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन करना ही, कुछ लोगों को फाइंड आउट करना ही सिलेक्शन है। और सिलेक्शन इसीलिए क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों को हम निकाल देते हैं, रिट्रेंच कर देते हैं। हम्म, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेल योडर क्या कहते हैं, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। यानी
जो लोगों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं या तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स टू से इंटरनल सोर्स से, इंटरनल सोर्स से, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स से। कोई सोर्स होते हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए, तो इंटरनल या एक्सटर्नल। मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर करंट पोजीशन ऑफ और फॉर द फ्यूचर पोजीशन, या तो करंट में जो वैकेंसी है उसके लिए, या फ्यूचर में जो वैकेंसी क्रिएट करने वाले हैं उनके लिए। जो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है, वो दो जगह से किया जाता है, डे लीडर कहते हैं, वो दो जगह से किया जाता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। या तो हम लोग लेते हैं ऑलरेडी जो हमें जानते हैं, जो हमारे खुद ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको हम या तो प्रमोशन देते हैं, या फिर बाहर से फ्रेश टैलेंट को एक्वायर करते हैं ताकि उनको कुछ सिखाकर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी रेपुटेशन के साथ काम उनसे करवाया जा सके। डेविड एंड रॉबिन्सन क्या कहते हैं, सिलेक्शन इज ए मैनेजरियल डिसीजन, सिलेक्शन एक मैनेजरियल डिसीजन है, इसका मेकिंग प्रोसेस एज टू प्रिडिक्ट विच जॉब एप्लीकेंट्स विल बी सक्सेसफुल इफ हायर्ड। कहता है कौन सा जॉब एप्लीकेंट ऐसा है जो सक्सेसफुली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा यदि हम उसको हायर कर लें। इस बात का डिसीजन लेना, मैनेजर डिसीजन लेना ही सिलेक्शन है, ऐसा डेविड एंड रॉबिन्स कहते हैं, डेविड एंड रॉबिन्स कहते हैं। स्टोन क्या कहते हैं, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job। स्टोन जो है उनके अकॉर्डिंग है कि भाई सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट बिटवीन एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेंट है उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, ये चेक करने के लिए, ये पता करने के लिए, एंड हायर, हायर करने के लिए, दोज विद ए ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस इन ए जॉब, जो किसी पार्टिकुलर जॉब में काफी लंबे समय से सक्सेसफुली काम करते रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सेलेक्ट करने की यहाँ कोशिश करते हैं एज पर द स्टोन। तो तीनों डेफिनेशन में से किसी की भी डेफिनेशन आपके सामने आ जाए, वो ये पूछ सकता है विच दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हूम। तो डेल योडर जो है उसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं किसके बारे में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो है कैंडिडेट्स के बारे में। और डेविड रोबिन्सन के बारे में जब बात करते हैं तो ये एक डिसीजन है कि जो जॉब एप्लीकेंट है वो सक्सेसफुली काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा यदि हम उसको हायर कर ले। और स्टोन के अकॉर्डिंग हम उन एप्लीकेंट के बीच में करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि भाई उनमें कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि लंबे समय से सक्सेसफुली जॉब को करते रहे हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग from among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment। जो रिक्रूटमेंट की स्टेज है उस स्टेज पर जो एक बहुत बड़ा पूल हमने प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट का क्रिएट किया था, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन प्रोसेस का एक, सिलेक्शन मतलब प्रोसेस के तहत एक पार्ट माना जाता है। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कई बार पॉजिटिव नेगेटिव प्रोसेस पर कि एक्सप्लेन द पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग, एक्सप्लेन द नेगेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग। तो उसमें हमें याद रखना है पॉजिटिव प्रोसेस कौन सी है और नेगेटिव प्रोसेस कौन सी है। बिकॉज द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज। क्योंकि जब ये नेगेटिव प्रोसेस होती है ना तो इसके तहत ये नेगेटिव क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट होते हैं उनका हम काफी सारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, जिसके तहत कुछ अर्ली स्टेज के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, वो हट जाते हैं, फेल हो जाते हैं, एंड फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, और कुछ नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव ऑन कर जाते हैं अंटिल द राइट टाइप इज फाउंड, जब तक कि हमें राइट पर्सन मिल ना जाए। Those who are able to successfully negotiate the test and the interviews are offered an employment contract। Those who are able to successfully negotiate the test and interviews are offered an employment contract। वो कैंडिडेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली टेस्ट को क्वालिफाइड कर जाते हैं, इंटरव्यूज को क्वालिफाइड कर जाते हैं, उनसे उनको नेगोशिएट कर देते हैं या उनको क्वालिफाइड कर जाते हैं, उनको पार कर देते हैं, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड टू देम।
विद द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो उनको हम अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो किसी पार्टिकुलर डेट उनको दी जाती है, ताकि उस डेट पर वो ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके। इवन इन द केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें विशिष्ट तरीके की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर द चॉइस स्पेस इज वेरी नैरो, जहाँ पर सिलेक्शन का जो स्पेस है वो काफी तंग होता है। The rigorous of selection process serves two important purposes, और यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस के तहत दो इम्पोर्टेंट पर्पजेज को डिस्कस करते हैं। एक, इट इंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमंग द अवेलेबल्स। हम इसमें ये बातें इस बात पे फोकस करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है कैंडिडेट्स, उनमें से बेस्ट कौन सा है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया जाए। दूसरा, इट इंश्योर्स द सेल्फ एस्टीम and prestige of those selected and conveys to them the seriousness with which the things are done in the organization। और दूसरा, सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज के साथ हम उन कैंडिडेट्स को भी सिलेक्ट करते हैं, उनको मैसेज भी कन्वे करते हैं कि भाई सीरियसनेस के साथ उन्हें काम करना है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। इस बात पर हम उनको उनका फोकस रखते हैं। तो पहला फोकस है हमारा, जितने भी एम्प्लॉय अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट आए। दूसरा, सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को ध्यान में रखते हुए हम उन कैंडिडेट्स को इस बात को कन्वे करते हैं कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सीरियसनेस के साथ काम करें, एक डिसिप्लिन वे में काम करें। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। स्क्रीनिंग होता है सर्च करना, देखना, स्क्रीन करना, उनको ढूंढना, उनमें उनको फाइंड आउट करना हो कि जितने भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको स्क्रीन करते हैं, उनको उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनको चेक किया जाता है। इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट का ऑफर देने के बाद भी स्क्रीनिंग प्रोसेस चलती रहती है। एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट, जब तक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। एंड इट इज सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, लाइक any other managerial decision, involves judgment about the performance potential of the candidate। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि भी ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके स्टाफिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर जो मैनेजरियल डिसीजंस है ना, जजमेंटल, वो बेसिकली एक काफी अहम रोल निभाता है किसी भी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस would ultimately be tested in terms of on the job of the chosen person। और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसका पता हमें तब लग जाता है जब हम उसको ऑन द जॉब काम पर चेक करते हैं। जो जॉब हमने उसको दी है, उसके ऊपर जो वो काम को परफॉर्म करता है, तो उससे उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में हमें पता लगता है कितना वो काबिल है, कितना वो इफेक्टिव है, हमारे सिलेक्शन डिसीजन में कोई गड़बड़ नहीं है, हमने प्रॉपर तरीके से उसको सिलेक्ट किया है और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल है। इस बात का पता हमें तब पता अच्छे से लग जाता है जब वो काम करने के लिए तैयार होता है, काम पर उसको लगा दिया जाता है। फिर आफ्टर नेक्स्ट जो स्टेप है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की जब बात की जाए तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है, जो एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट किया है उसको उसकी पोजीशन के बारे में बताना, पोस्ट के बारे में बताना कि भाई वो किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है, उसको हम प्लेसमेंट बोलते हैं। और उसका ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में इंट्रोडक्शन देना, अलग अलग एम्प्लॉयज के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसका कौन सुपीरियर होगा, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, इसके बारे में उसे बताना, पॉलिसीज क्या होंगी इनके बारे में उसे समझाना। तो ज्वाइनिंग प्लेसमेंट क्या है? ज्वाइनिंग ए जॉब marks the beginning of socialization of employees at the workplace, and this is called placement। So placement refers to employee occupying the position or post for which he or she has been selected। जिस पोस्ट के लिए उसको सिलेक्ट किया गया है उसको वो पोजीशन देना, उस पोजीशन पर उसको लेकर जाना, उसको बिठाना, उस पर खड़े करना, बेसिकली क्या है? प्लेसमेंट है। एंड व्हाट इज ओरिएंटेशन? employee is given a brief presentation about the company and is introduced to his superiors, subordinates and colleagues। और उसको उन लोगों के साथ मिलवाना जो उसके सुपीरियर हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, जो उसके कुलीग्स हैं। He is taken around the workplace and given the charge of the job for which he has been selected। और उसको जो है ना, वहां पर हम वो वर्क प्लेस अपॉइंट करते हैं, उस वर्क प्लेस पर ले जाते हैं जो उसको एज ए जॉब के दौरान जिस चीज का उसको चार्ज दिया गया है। और इस प्रकार की प्रोसेस में जो हम उसको
उसको उससे उसको ना फैमिलराइज करते हैं, उनको बताते हैं इस तरीके की बातें, तो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, उसे ही हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो एक वर्ड हमारे पास आ गया, प्रोसेस ऑफ फैमिलराइजेशन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो एग्जामिनेशन में कई बार ओरिएंटेशन डायरेक्टली ना पूछकर वो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोसेस ऑफ फैमिलराइजेशन इज टू बी नोन एज, क्या होती है, तो दैट इज ओरिएंटेशन। और प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज टू बी नोन एज प्लेसमेंट। is very crucial and may have a lasting impact on his decision to stay and on his job performance, जो कि उसकी जो है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट डालती है भाई, उसका डिसीजन जो है वहां पर जॉब करना, वहां पर रहना, काम के प्रति अपनी परफॉर्मेंस देना, ये एक एम्प्लॉय के ऊपर काफी इम्पैक्ट डालता है जब उसको हम उसके काम से फैमिलराइज करवाते हैं, उसके काम से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ये बेसिकली दो पॉइंट है स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में ओरिएंटेशन को उसने डिफाइन किया है, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलराइजिंग हिम और हर विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या है, इससे फैमिलराइज कराना ही ओरिएंटेशन है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, प्लेसमेंट रेफर्स टू एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन। भाई प्लेसमेंट का मतलब है एम्प्लॉय को वो पोजीशन मिल जाए जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है। ओरिएंटेशन का मतलब उसको इंट्रोड्यूस करवाना, किससे, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज से, ताकि वो मन लगाकर काम कर सके, अपने आप को जो है ना स्टिमुलेट पास के, मोटिवेटेड पास के काम करने के लिए, तो अपने आप को तैयार कर सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें हम लोग, तो ये आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया है। हम किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो फ्रेश टैलेंट हो। फ्रेश का मतलब है कि उसको कहीं एक्सपीरियंस ना हो किसी काम का, या हो सकता है उसको एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम उसको फिर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ढल जाए। और साथ ही साथ उसको डेवलपमेंट के चांसेस भी देते हैं, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी करते हैं, उसके करियर के ग्रोथ के बारे में भी उसके साथ डिस्कशन किया जाता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग an employee's ability to perform through learning, usually by changing the employee's attitude or increasing his effectiveness or skills and knowledge। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय को इतना एबल बना सकते हैं कि वो करंट में या फ्यूचर में अपने काम को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ये सब कैसे करते हैं, उसको सिखाकर, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को चेंज कर कर, बदलाव उसमें, उसके बिहेवियर में बदलाव लाकर, या उसके स्किल्स या नॉलेज को अपग्रेड करके। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा परफॉर्मर बना सकते हैं। व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली ए जॉब बट ए करियर। लोग क्या देखते हैं, वो केवल एक जॉब ही नहीं है, बल्कि वो एक करियर भी है, कि वो जिस पोजीशन पर आया है, क्या उस पोजीशन से वो अब जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या उसके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेज टू द टॉप। हर किसी के पास जो है एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो टॉप तक जा सके। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी इज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। और इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज को मिलती है ना, वही एम्प्लॉयज ट्रेनिंग का एक पार्ट बन जाती है। उसी के थ्रू हम एम्प्लॉयज को एक पार्ट जो है ना ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है इधर इन ऑर्गेनाइजेशन जो है, या तो इन हाउस ट्रेनिंग दी जाती है या आउट हाउस ट्रेनिंग दी जाती है, यानी ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स और हैव forged alliances with training and educational institution to ensure continuing learning of their employee। आपने देखा होगा कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो स्कूल है, एक स्कूल में कई बार बाहर से कुछ गेस्ट आ जाते हैं, कुछ पर्सन आ जाते हैं, जो कि टीचर्स को किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, या उनको उनके एक सेमिनार अरेंज करते हैं ताकि वो उन चीजों को लर्न कर सके जो उनके करियर के डेवलपमेंट में काम आए, या उनके वर्कआउट को मोर एफिशिएंटली काम करने में, परफॉर्म करने में मदद करें। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर हो सकते हैं, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, जो लगातार एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं,
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जितने भी न्यू एजेंट्स अपॉइंट होते हैं, उन न्यू एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के लिए अलग से एक ट्रेनर जो है ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है। तो जो ट्रेनर है उसका काम क्या है, रेगुलरली अपने उन जो एजेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझ सके, उसकी एक्टिविटी को समझ सके, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी कर सके। द ऑर्गेनाइजेशन टू बेनिफिट इन टर्न इफ एम्प्लॉयज मोटिवेशन इज हाई and their competencies are strengthened, they perform better and thus contribute more to the organization effectiveness and efficiency. अगर कोई एम्प्लॉय काफी मोटिवेटेड होगा, अपने आप को कॉम्पिटेंट महसूस करेगा, स्ट्रेंथन महसूस करेगा, तो वो और अच्छे से काम करेगा और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस में, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर करियर advancement to their members, organizations are not only able to attract but also retain it in talented people. अगर उनको करियर एडवांसमेंट प्रोवाइड की जाती है मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन उस अगर कैसा करता है तो वो ना केवल उनको अट्रैक्ट करता है बल्कि उनको लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में बनाए भी रखता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना अब काम जो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। इनमें अगर हम बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो ट्रेनिंग को स्पेसिफिकली बताया है किसने, process है by which aptitudes, skills, abilities of employees to perform specific jobs are increased, and it process of learning new skills, application of knowledge, attempts to improve the performance of employee or the current job or prepare them for the any intended job। यानी कि ट्रेनिंग जो होती है ना, दैट इज फॉर द परफॉर्मेंस एट इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस एट द करंट, जिस जॉब पर वो काम कर रहे हैं ना उस जॉब पर वो अपने काम को और अच्छे से परफॉर्म कर सके, इस पर्पज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है ना, दैट इज करियर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी ट्रेनिंग को आप कहेंगे इट इज फॉर द करंट एंड डेवलपमेंट इज फॉर द फ्यूचर। So development refers to the learning opportunities designed to help employees grow. And it means growth of an individual in all the respect. So जितनी भी पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, साथ साथ उनके सामने एडवांसमेंट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव भी रखती है। इसी आधार पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में छोटा सा डिफरेंस दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। कहता ट्रेनिंग जो है ना, दैट इज इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स, वेयर एज डेवलपमेंट जो है लर्निंग एंड ग्रोथ की प्रोसेस है। ट्रेनिंग कहता है कि इट हेल्प्स और इनेबल द एम्प्लॉयज टू डू द जॉब बेटर, काम को अच्छे तरीके से करने के लिए उनको मोटिवेट करता है। जबकि डेवलपमेंट कहता है इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो काम को करने से रिलेटेड हो, चाहे फ्यूचर में किसी पोस्ट रिलेटेड हो, चाहे वो उनके करियर से रिलेटेड हो। इसलिए ट्रेनिंग को कहा है जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस मानी गई है। कहता है ट्रेनिंग शॉर्ट रन के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट लॉन्ग रन ऑनगोइंग प्रोसेस है, लॉन्ग रन के लिए चलती है, इसमें ट्रेनिंग को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ तक हमने 5 स्टेप इसके जो है बड़े स्टाफिंग प्रोसेस के। पहला स्टेप हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, दूसरा हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, चौथा हमने पढ़ा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, पांचवा हमने देखा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ जो स्टेप है दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब किसी भी एम्प्लॉयज के द्वारा जब हमने उसको अपॉइंट कर लिया, उसको जॉब पर ले आए, उसे काम करवा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हम उसके लिए एक स्टेप रखते हैं, और उसमें हम ये चेक करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है, और इसके लिए हम जो पॉसिबल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसको फॉलो करते हैं। लाइक आज की डेट में 360 डिग्री है, ठीक है, पीयर रिकग्निशन है, या हम बात करें कि ऑलराउंड जितने भी उसके कोलीग्स हैं उनसे हमने क्या ले लिया, फीडबैक ले लिया उसकी जॉब के बारे में। तो अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगोन अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो उसका जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, दे हैव बीन ऑन द जॉब, वो काम पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे उस समय के बाद, एंड देयर इज अ नीड टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस,
उस वक्त हमें उनके काम की परफॉर्मेंस को चेक करना होगा। काम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रखना होगा। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव सम फॉर्मल और इनफॉर्मल मींस ऑफ अप्रेजिंग देयर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। फॉर्मल हो सकता है कि किसी रूल रेगुलेशन के तहत हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें। इनफॉर्मल हो सकता है कि हम किसी से पूछ लें, किसी से उसके बारे में फीडबैक ले लें। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स करके किसी काम के लिए, उसको देखते हुए भी हम इनकी करंट या पास्ट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉइज इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर एंड सुपीरियर इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉइज फीडबैक ऑन और हिज परफॉर्मेंस। हो सकता है कि हम स्टैंडर्ड के आधार पर चेक कर लें, हो सकता है कि सुपीरियर से फीडबैक ले लें, हो सकता है कि उसके कुलीग जो है उनसे फीडबैक ले लें। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस देयरफॉर विल इंक्लूड, इसमें किस किस को शामिल करते हैं भाई? उसकी जॉब क्या थी, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस क्या है, और उसका फीडबैक। इन तीन पॉइंट को हम उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में शामिल करके चलते हैं, जिससे हमें उसके बारे में ये पता लग पाता है कि वो कितना एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। नाउ व्हाट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग? प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ इंक्रीज्ड रिस्पांसिबिलिटी। प्रमोशन का मतलब होता है कि जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है उस पोस्ट से उसको ऊपर की पोस्ट देना, ताकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। यूजुअली मीन मोर पे रिस्पांसिबिलिटीज जॉब सेटिस्फेक्शन। सिंपली इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा आप उसे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, उतना ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन वो फील कर पाए, इसलिए उसको प्रमोशन दी जाती है और इसीलिए करियर प्लानिंग की जाती है। इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज for their employees, because by offering the opportunities for career advancement to their members, organization are not only to attract but also them to retain in the organization। क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को आप अच्छे से ऑफर करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे करियर एडवांसमेंट की, तो ना केवल ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा, बल्कि बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से काम भी करेगा और सारे लोगों को भी अट्रैक्ट करने में हमारी मदद करेगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय के लिए मिला रहेगा। देयरफॉर मैनेजर्स एंड नीड्स टू डिजाइन एक्टिविटी टू सर्व द एम्प्लॉयज। तो इसीलिए मैनेजर को चाहिए कि वो इस तरीके की एक्टिविटी डिजाइन करे जो एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में के लिए मोटिवेट कर सकें, बिजनेस में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए उनको मोटिवेशन में लाया जा सके, उनको कॉन्फिडेंस में लाया जा सके। दे मस्ट इंकरेज एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड प्रमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर। और अगर हम प्रमोशंस पर बात करेंगे, बार बार एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको प्रमोशन देंगे, वही उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। जिस पोस्ट के लिए आया है उस पोस्ट से धीरे धीरे वो अपर साइड में क्या हो, ग्रो करे, बढ़े, इंक्रीज करे। दैट इज द लास्ट स्टेप। कंपनसेशन की अगर हम बात करें, तो कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल एम्प्लॉयज टू पे द रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज। जो भी रिवॉर्ड या उनकी पेमेंट है वो एम्प्लॉयज तक प्रॉपरली जाए, उन तक प्रॉपरली पहुंचे, उसी को हमने क्या कहा है, कंपनसेशन कहा है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सैलरी और फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस, बोनसेस, or indirect payments like employer paid insurance and vacations, or any other kind of amenities like providing house facility, प्रोवाइडिंग कार, प्रोवाइडिंग मोबाइल, है ना, इस तरीके की फैसिलिटी देना इनडायरेक्ट पेमेंट्स होती है। इनको बेसिकली हम दो पार्ट में बांटते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये इंसेंटिव के दो पार्ट हो सकते हैं, फाइनेंस फाइनेंस में और नॉन फाइनेंस में। सो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट कौन सी है? टाइम बेस्ड वेज प्लान एंड परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। उसी सिस्टम के आधार पर कुछ को हम टाइम के आधार पर वेज प्लान कितने का फिक्स करते हैं, कितने की परफॉर्मेंस के आधार पर वेज प्लान फिक्स करते हैं। भाई 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे के इतने रुपए मिलेंगे, या भाई इतनी यूनिट बनानी है और इतनी यूनिट की आपको इतनी पेमेंट की जाएगी। अगर यूनिट के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड बेस्ड प्लान है, और टाइम स्पेंडिंग के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं मतलब टाइम बेस्ड वेज प्लान है। ये टाइम बेस्ड वेज प्लान होता क्या है? मीन सैलरी एंड वेजेस आर पेड इधर डेली, वीकली और मंथली और एनुअली। जबकि परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान कौन से होते हैं? जिनमें सैलरी और वेजेस पेड की जाती है अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क।
डिफरेंशियल पीस वर्क है ना, जितना काम वो करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल ए वर्कर में बी पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय हिम और हर। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं हमारे पास, देखिए, मेथड्स टू कैलकुलेट कंपनसेशन। Certain pay plans can be created which are combination of time based pay plan and incentive based pay plans, जिनमें हम टाइम के आधार पर प्लस कुछ इंसेंटिव के आधार पर कि भाई जो हायर परफॉर्मेंस करेगा उसको हायर परफॉर्मेंस के साथ साथ परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। और कुछ प्लान हो सकते हैं फॉर्मुलेट किए जाएं बाय पेइंग एम्प्लॉइज टाइम बेस्ड वेजेस, सैलरी एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव, बोनसेस एंड एम्प्लॉइज बेनिफिट्स। और कुछ प्लान ऐसे हो जाते हैं जिनमें हम टाइम को भी कंसिडर करते हैं, परफॉर्मेंस को भी कंसिडर करते हैं, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव बोनसेस भी देते हैं ताकि एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट है उसके। वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पे प्लान या कंपनसेशन प्लान को अफेक्ट करते हैं, उनमें अगर हम बात करें तो हमारा पहला फैक्टर है लीगल फैक्टर, लेबर लॉज, जिनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि भी कम से कम वेज पावर, कम से कम सैलरी हमें अपने एम्प्लॉयज को देनी ही चाहिए। लेबर यूनियंस, कंपनीज पॉलिसीज, इक्विटी प्रिंसिपल्स, सेम वर्क के लिए सेम रेम्युनरेशन। लेबर यूनियन में जो प्रॉफिट हुए हैं उनमें कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज का भी रखें ताकि जो लेबर यूनियन है वो और अधिक इफेक्टिव वे में काम कर सकें। या कंपनी की पॉलिसीज बेसिकली इसके लिए हो सकती है। सो देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। सिंपल वे में एक डायग्राम्स के थ्रू ये बताने की कोशिश की स्टाफिंग के तीन ही मेन एस्पेक्ट हैं, एक तो रिक्रूटमेंट, एक सिलेक्शन, एक ट्रेनिंग, जिनके बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे। आप ये डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि भाई एप्लीकेंट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की जरूरत है, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो हम उसमें रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, जिसमें उनको असेसमेंट, इवैल्यूएशन और फाइनल मैच किया जाता है, और बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर स्टाफिंग प्रोसेस, जिसमें हमने टोटल 8 स्टेप पढ़े। पहला स्टेप हमारा था एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा स्टेप था रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, फोर्थ वन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ वन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ वन था हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेक्स्ट था प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, देयर आफ्टर लास्ट वन है कंपनसेशन। तो ये 8 स्टेप में हमारी स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। किसी भी स्टेप पर कोई भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, तो इस पूरी प्रोसेस को एक बार जरूर रीड करें। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ केसेस देख लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना मूव ऑन करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो बेसिकली कौन सा रहने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अनीस, नो सर, डाउट तो नहीं है। जो हमने जो समझा क्या वो आपको क्लियर हुआ? यस तो सर। काफी लंबे समय गैप के बाद हमने क्लास कंटिन्यू किया, तो कल से आज से हमारा रूटीन बनेगा, और 5 दिन रेगुलर क्लास रखेंगे, मिस नहीं करेंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे ताकि यूनिट हमारी इस वीक में कंप्लीट हो सके और नेक्स्ट वीक में हम डायरेक्टिंग को कंटिन्यू कर सकें। डायरेक्टिंग में बेसिकली 4 एलिमेंट आएंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और उनमें से भी सुपरविजन एलिमेंट जो है वो खत्म हो चुका है सिलेबस से, तो इसलिए 3 एलिमेंट के बारे में बेसिकली हमें वो पढ़ना है, और एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्टिंग का। तो लेकिन डायरेक्टिंग में जाने से पहले तो स्टाफिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपने कर रखा है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ ताकि आपको इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए, ठीक है? तो टिल दैट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट नहीं है तो यू विल लीव। बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। ओके सर, बाय सर, थैंक यू ओके, सर। बाय, बाय, वेलकम। यहाँ एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और इन क्लासेस के लिंक को अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो बिजनेस स्टडी को जो है ना पढ़ने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, जिनको टॉपिक क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? उनके लिए काफी हेल्पफुल क्लासेस रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।